तो फ्रेंड आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट बेसिकली क्या होता है, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला जो कोर्स है, यहाँ पर हम स्टॉक मार्केट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस से लेके बात करने की कोशिश करेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट बनाएंगे। अगर आपको कोई भी पता नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, अगर आपने कोई भी कौन सा भी कोर्स नहीं लिया होगा तो भी चलेगा। अगर आपने कोर्स किया है लेकिन समझ में नहीं आया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो अगर आपने चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस करो, जिन्हें करो आने वाले जो भी अपडेट होंगे वीडियोस के तो आपको नोटिफिकेशन में मिलते जाएंगे। चलो तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी से। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर, जो कि हमारा टॉपिक है स्टॉक मार्केट। तो बेसिकली अगर हमें कौन सा भी नॉलेज चाहिए, मतलब कि अगर आप कौन सा भी कोर्स करने वाले हैं तो उसका कोई ना कोई मोटिव होता है। ओके, जैसे कि हम अभी स्टार्ट करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। तो स्टॉक मार्केट के जो एडवांटेजेस है वो हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला तो स्टॉक मार्केट में अगर आपने ये कोर्स डेफिनेटली लर्न किया, प्रॉपरली लर्न किया, ओके, देन आपको एक्टिव इनकम के बारे में पता चलेगा। एक्टिव इनकम, आप एडिशनल एक्टिव इनकम कर सकते हो। एक्टिव इनकम मतलब कि अगर मेरा कौन सा जो बिजनेस है या फिर मैं जॉब पर जा रहा हूँ और वहाँ पर गए जाने के बाद मुझे जो सैलरी आती है, इनकम आता है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। तो स्टॉक मार्केट में हम ट्रेडिंग के साथ एक एक्टिव इनकम कर सकते हैं। उसके बाद पैसिव इनकम भी हमें मिलता है। जैसे कि अगर हम मान लो मैंने एफडी की है, ओके, तो एफडी के करने के बाद मुझे जो इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट के लिए मुझे कोई सा भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, खाली एफडी करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर हमने स्टॉक मार्केट में कौन सा भी इन्वेस्टमेंट किया तो डिविडेंड के साथ हमें जो इनकम आता है उसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। तो अगर मैंने स्टॉक मार्केट को सही से पढ़ा देन मेरे पास एक्टिव इनकम भी आ सकता है, उसके बाद पैसिव इनकम भी आ सकता है, उसके बाद मुझे साइड इनकम भी मिलने लगता है। जैसे कि मान लो कि मेरा एक जॉब है, जॉब को जानने के बाद मुझे एक सैलरी आती है, इनकम आता है, या फिर मेरा जो बिज़नेस है, बिज़नेस के साथ मुझे एक इनकम आता है, तो एडिशनल इनकम यहाँ पर मिल सकता है, जो कि एक पार्ट टाइम इनकम हो सकता है, ओके। और उसके लिए हमें कौन सा भी डिपेंडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि मैं किधर भी डिपेंडेंट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी लो है या फिर नो कॉम्पिटिशन है, बिकॉज़ यहाँ पर कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, डायरेक्टली हम स्टॉक मार्केट में बाय और सेल कर सकते हैं, ओके। देन नेवर एंडेड मार्केट, आपको पता होगा कोविड में जब लॉकडाउन लगा था तो वहाँ पर ज़्यादातर बिजनेसेस स्टॉप थे, क्लोज थे, ओके, लेकिन लिमिटेड बिजनेस थे, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, इमरजेंसी बिजनेस हो गया या फिर बैंक हो गया, ये चालू थे और वहाँ पर स्टॉक मार्केट भी चालू था। मतलब कि स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट नेवर एंडेड मार्केट रहता है, यहाँ पर कोई भी कंपटीशन नहीं रहता। देन डिपेंडेंसी यहाँ पर नहीं है, एज ए साइड इनकम हम प्लान कर सकते हैं। एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम दोनों इनकम यहाँ पर मिल सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एडवांटेजेस नज़र आ रहे हैं कंपेयर टू डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट अगर हमने सही से पढ़ा, सही से लर्न किया, देन आगे जाके हमें ये सारा बेनिफिट ले सकते हैं, ओके। तो जाते हमारे सेकेंड स्लाइड के ऊपर, यहाँ पर हम बात करेंगे कि शेयर का मीनिंग क्या होता है। तो वहाँ से क्या होता है, मतलब कि कंपनी को क्या चाहिए, फंड चाहिए। तो फंड किधर से मिल सकता है, बैंक से मिल सकता है। लेकिन बैंक वाले क्या करते हैं कि बैंक वाले अगर कंपनी को फंड देने के पहले तो उनको जो पूरी जो चेकलिस्ट है वो चेक करते हैं, मतलब कि आईटीआर हो या फिर और डॉक्यूमेंट हो वो चेक करती है। अगर कंपनी के पास वो डॉक्यूमेंट इजीली अवेलेबल नहीं है, देन कंपनी क्या करती है कि इन्वेस्टर के पास जाती है, इन्वेस्टर को कन्विंस करती है कि हमारा जो बिज़नेस है ये ऐसा बिज़नेस मॉडल है, यहाँ पर इतनी ग्रोथ है, आगे जाके हम ये अपॉर्चुनिटी करेंगे। तो अगर इन्वेस्टर को ट्रस्ट महसूस हो गया उसके ऊपर, और इन्वेस्टर कभी पैसे लगाते हैं अगर उन इन्वेस्टर को पता ये हो गया कि वहाँ उस कंपनी में पोटेंशियल है, उस कंपनी ने रिटर्न अगर आगे जाके ज़्यादा हो गए, देन उनको भी बेनिफिट हो सकता है। बिकॉज कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने जो मनी है, इन्वेस्टर का जो मनी है वो कंपनी में लगाया है, और कंपनी अगर ग्रोथ होती है तो कंपनी अगर मोटी बड़ी ग्रोथ होगी तो उसके साथ ही साथ उसके जो शेयर की जो प्राइस है, मतलब कि उसका जो स्टेक है, हिस्सा है, वो भी कंपनी क्या करती है, इन्वेस्टर को देती है। तो अगर मान लो कि 100%, पहले तो 100% स्टेक है किनके पास है, प्रमोटर के पास। बिकॉज कंपनी को कौन चलाता है, प्रमोटर चलाता है। प्रमोटर को क्या जरूरत पड़ी, फंड की जरूरत पड़ी, तो प्रमोटर ने क्या किया, उसका जो 100% का जो स्टेक था, हिस्सा था, वो उन्होंने उसमें से 10% मान लो भेज दिया, डाइल्यूट किया, किनको, इन्वेस्टर को। अगर इन्वेस्टर ने क्या किया, इन्वेस्टर को
कंपनी को मनी चाहिए, इन्वेस्टर ने क्या किया, उसका जो मनी है वो किनको दिया, प्रमोटर को मतलब कंपनी को दिया और उसके बदले में 10% हिस्सेदारी इन्वेस्टर ने ली। ओके, इसमें यहाँ इस कंडीशन में इन्वेस्टर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकते हैं, 200 के अबव भी हो सकते हैं। ओके, तो मान लो कि हम ऐसा मानते हैं कि टोटल इन्वेस्टर में 10% डाइल्यूट किया है, अभी 90% प्रमोटर के साथ होल्डिंग है और मतलब कि स्टेक 90% किनके पास है, प्रमोटर के पास है और 10% इन्वेस्टर के पास है। अगर आगे जाके कंपनी ये बड़ी होती है, बड़े स्केल पर जाती है, ग्रोथ होती है, तो उसका जो शेयर का जो प्राइस रहता है मतलब कि वो उसका उसमें से जो 90% स्टेक है, ओके, तो उसकी जो प्राइस होगी उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया है, बेचा है, ओके, 10% का शेयर्स बेचा है। तो आगे जाके अगर कंपनी ग्रोथ होगी, कंपनी अगर मतलब कि ग्रोथ होगी कंपनी की, तो कंपनी का जो स्टेक शेयर की जो प्राइस है वो भी आगे जाके क्या हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है और उसके साथ उसको जो 10% का जो इन्वेस्टर को जो शेयर्स मिले, ओके, तो वो भी ग्रोथ होते हैं। तो आगे जाके ऐसा बेनिफिट इन्वेस्टर को भी मिलता है। तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, कंपनी में उसके जो स्टेक है वो बाय करते हैं। ओके, ये लिस्ट होती है मतलब कि स्टॉक मार्केट जो रहता है वहाँ पर इन्वेस्टर आते हैं, इन्वेस्टर क्या करते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं कि जो भी कंपनी का उसको अच्छा लगा है, ओके, फंडामेंटल टेक्निकल, देन वो जो शेयर्स है वो शेयर बाय और सेल करते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं, सॉरी, स्टॉक एक्सचेंज में वो करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में अगर कंपनी को जाना है, कंपनी को अगर फंड राइजिंग करना है, तो उसकी जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं आईपीओ, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऐसा होता है, तो उसके बाद अगर आप आईपीओ को परमिशन मिली और आईपीओ आगे जाके आ गया कंपनी का, देन कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है और स्टॉक एक्सचेंज के लिस्ट होने के बाद वहाँ पर बाय और सेल होता है। ओके, तो बेसिकली हमने अभी क्या-क्या देखा, तो स्टॉक मार्केट के एडवांटेजेस देखे थे, उसके बाद स्टॉक का मतलब क्या होता है, शेयर का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन लिया, उसके बाद आईपीओ बताया, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर कंपनी को फंड रेजिंग करना है तो उसका जो प्रोसेस है ये बोलते हैं हमें आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली क्या होता है, तो बीएसई एंड एनएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पर जो भी शेयर्स है वो बाय एंड सेल हो जाते हैं और यहाँ पर जो भी कंपनी है जैसे कि रिलायंस हो, एचडीएफसी बैंक हो, ओके, तो ये जो भी कंपनी है वो इसमें लिस्टेड होती है, मतलब इनका आईपीओ यहाँ पर आ गया होता है। ओके, तो बीएसई में ऑलमोस्ट 6000 के ऊपर शेयर्स जो है कंपनी जो है वो लिस्टेड है और एनएसई में ऑलमोस्ट 1600 के आसपास। ओके, ये जो नंबर है कम भी हो जाता है, बढ़ भी सकता है, जैसे आईपीओ आ जाएंगे वो इंक्रीज हो सकता है नंबर। ओके, अगर कौन सी भी कंपनी डिफ़ॉल्ट हुई या फिर स्टॉक मार्केट में बाहर गई तो वो नंबर कम भी हो सकता है। तो एनएसए में 1600 के आसपास कंपनी लिस्टेड है। तो यहाँ पर क्या है, सिंपल बेसिकली जो बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, जो कि टॉप मतलब कंपनीज़ है, ओके, 6000 में से जो भी टॉप कंपनीज़ है, 30 कंपनीज़ का वो अलग से ग्रुप बना दिया। उसको बोलते हैं वो सेंसेक्स 30। उसके हिसाब से मतलब कि अभी हमें बात करना है कि बीएसई जो स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई का परफॉर्मेंस हमें अगर चेक करना है, तो हम टोटल 6000 कंपनी को स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनी ने क्या किया है, इस 6000 में से जो भी टॉप है, जो भी टॉपर है, वो टॉपर के 30 कंपनी जो है, वो बाजू में कंपनी ने क्या किया है, मतलब कि उनका एक ग्रुप बना दिया है और उस ग्रुप को बोलते हैं वो सेंसेक्स। ओके, उस ग्रुप को बोलते हैं वो सेंसेक्स 30। मतलब हमें अगर बीएसई कैसा परफॉर्मेंस करना है ये अगर हमें चेक करना है तो हम डायरेक्टली सेंसेक्स 30 को हम डायरेक्टली देख सकते हैं। उसके हिसाब से अगर सेंसेक्स 30 में से जो टॉप की कंपनीज है उन्हें अच्छा परफॉर्मेंस किया तो सेंसेक्स जो है वो बढ़ सकता है। अगर वो टॉप की कंपनी ने वो थोड़ा सा खराब परफॉर्मेंस किया तो मे बी वो डिक्लाइन में जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा है। सिमिलरली एनएसई में क्या हो गया है, एनएसई में 1600 कंपनीज है। ओके, तो जैसा बीएसई ने क्या किया था, 6000 में से 30 कंपनी को बाजू में ला दिया था, उसके हिसाब से एनएसई वालों ने क्या किया है, टॉप 50 कंपनी को साइड में लगाया और उसका एक ग्रुप बना दिया, उसको बोलते हो निफ्टी 50। मतलब निफ्टी क्या है, निफ्टी एक मतलब वो उसको हम बोल सकते हैं कि निफ्टी एक लीडर है जो एनएसई को लीड करता है और बीएसई 30 मतलब कि बीएसई का जो लीडर है वो सेंसेक्स है। ठीक है, सेंसेक्स 30। तो ऐसा है, अगर आगे जाके अगर आपको किधर भी ए वर्ड आ गया मतलब कि सेंसेक्स हो, ये बीएसई को रिप्रेजेंट करता है, अगर निफ्टी वर्ड आ गया तो मान लो ये एनएसई को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वर्ड मालूम होना चाहिए।
कि बीएसई किसको रिप्रेजेंट करता है, बीएसई रिप्रेजेंट करता है, सॉरी सेंसेक्स रिप्रेजेंट करता है बीएसई को, निफ्टी रिप्रेजेंट करता है एनएसई को। अगर आगे जाके निफ्टी रिलेटेड कौन सा भी टॉपिक आ गया, मतलब निफ्टी आईटी हो, निफ्टी बैंक निफ्टी हो, या फिर निफ्टी मिड कैप हो, तो वो सारा कुछ एनएसई की जो कंपनीज है उसके हिसाब से वो इंडाइसेस के हिसाब से वो बातें होती है, और सेंसेक्स बीएसई को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर हम शेयर को बाय और सेल करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं टाइप ऑफ ट्रेडर। ओके, तो ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग मतलब बाय एंड सेल, ठीक है, और बाय और होल्ड इसको बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट। लेकिन ट्रेडर का मतलब क्या होता है, जो कि बाइंग भी करता है, सेलिंग भी करता है, सेलिंग भी करता है, बाइंग भी करता है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ ट्रेडर कौन कौन से है मार्केट में, इंडियन मार्केट में कौन कौन से ट्रेडर टाइप ऑफ ट्रेडर है, तो यहाँ पर है डीआई है। डीआई का मीनिंग है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब कि जो इंडिया में जो भी पब्लिक के जो मनी है, एक एक इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर उनके साथ पब्लिक का मनी आ जाता है। तो एग्जांपल अगर हमने बात की तो एल आई सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। यहाँ पर पब्लिक का मनी है टोटली। उसके बाद बैंक हो गया, उनके हाथ में भी पब्लिक का मनी है। तो ये जो पब्लिक का मनी अलोकेट किया है, ओके, तो इसको बोलते हैं हम डोमेस्टिक, मतलब कि ये इंडिया के है तो इसको बोलते हैं हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब ये इंस्टीट्यूशनल है और इन्वेस्टर है, तो इसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अगर ये इंडिया के है तो हम बोलते हैं डोमेस्टिक, अगर ये बाहर के है, मान लो ये बाहर का पब्लिक का मनी है, तो इसको बोलते हैं हम फॉरेन, ठीक है। तो दो वर्ड है यहाँ पर, डी आई आई एंड एफ आई आई। डी आई आई का मतलब सिंपल है, जो कि इंडिया का पब्लिक का जो मनी है इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अगर ये बाहर का होगा देन इसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। उसके बाद रिटेलर में हम सब आ जाते हैं। ओके, अगर थोड़ा सा अगर आपको मैं बताऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर स्क्रीनर का एक साइट है, अगर हम स्क्रीनर के ऊपर गए, आगे जाके हम बात करेंगे इसके ऊपर। यहाँ पर एक कंपनी का नाम डालते हैं, मान लो हमने डाला हिंडई मोटर। ओके, तो हिंडई मोटर का ये सब कुछ आ गया। हमें अभी सिर्फ ये देखना है डी आई आई एफ आई आई जो कैटेगरी रहती है, तो उस कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसा होता है। प्रमोटर देखो, अगर हमने प्रमोटर के आगे आगे जो प्लस आइकॉन है, अगर वहाँ पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आ जाता है कि प्रमोटर कौन कौन है। ओके, तो ये देखो किया भी यहाँ इसका जो इनडायरेक्टली प्रमोटर आ जाता है। ओके, तो लेकिन यहाँ पर कौन सा भी यहाँ पर स्टेक दिखाई नहीं दे रहा, डायरेक्टली 82.50% का स्टेक है, जो कि टोटली हुंडई मोटर के हाथ में है। ओके, उसके बाद एफ आई के आगे अगर हमने प्लस बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, तो उनके पास स्टेक दिखाई दे रहे हैं। ओके, उसके बाद डीआई के ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ पर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, जो भी म्यूचुअल फंड है वो भी डीआई में आ जाती है, एलआईसी भी है। ओके, और पब्लिक में हम मतलब यहाँ पर रिटेलर की बात हो रही है। तो ऐसा कुछ है सब कुछ के टाइप ऑफ ट्रेडर में 3 कैटेगरी है, डीआई है, रिटेलर एंड एफआई कैटेगरी। उसके बाद हम देखते हैं कि इंडाइसेस क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, ग्लोबल इंडाइसेस क्या होता है। तो पहले तो हमने बात की कि स्टॉक एक्सचेंज में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और उसके बाद है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर बीएसई को रिप्रेजेंट कौन करता है, बीएसई का जो लीडर है वो कौन है, तो वो है सेंसेक्स। ओके, सेंसेक्स। देन एनएसई को रिप्रेजेंट कौन करता है, उसका नाम है निफ्टी। मतलब कि टोटल एनएसई में ऑलमोस्ट 1600 के आसपास कंपनीज है, टोटल बीएसई में ऑलमोस्ट 6000 के आसपास कंपनीज है। लेकिन उसमें कौन सी भी कंपनी होगी, शायद वो टॉप 100 कंपनी हो या फिर टॉप 50 कंपनी हो या फिर टॉप 500 कंपनी हो, जो कि बीएसई में हो या फिर एनएसई में हो। ओके, तो ये जो रैंकिंग के हिसाब से उन्होंने क्या किया है, एक ग्रुप बना दिया है, रैंकिंग के हिसाब से उन्होंने एक बंच बना दिया है, उसको बोलते हो इंडाइसेस, उसको बोलते हैं इंडाइसेस। मतलब कि टॉप 50 कंपनी का एक अलग सा ग्रुप है, टॉप 100 कंपनी का अलग सा ग्रुप है, टॉप 200 का अलग सा ग्रुप है, उसके हिसाब से जो कि मार्केट कैपिटल होता है उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया है, रैंकिंग बना दी है, उस रैंकिंग को बोलते हैं इंडाइसेस। तो निफ्टी 50 मतलब एनएसई में जो टॉप की 50 कंपनी है उसको बोलते हैं निफ्टी 50। निफ्टी नेक्स्ट 50 का मतलब है ये भी ऑलमोस्ट टाइप ऑफ 50 कंपनी के बराबर के ही होते हैं लेवल के। लेकिन अगर मान लो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक आध दूसरी कंपनी क्या करती है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते, तो उनको हटाकर उसको रीबैलेंसिंग बोलते हैं। मतलब कि
वो जो कंपनी है उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं निफ्टी 50 से, और एक कंपनी है उसको ऐड करते हैं। एग्जांपल के लिए निफ्टी 50 में मान लो विप्रो कंपनी है, ओके, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, एक्स वाई जेड एग्जाम्पल है, ओके। अगर ये खराब परफॉर्मेंस कर रही है और सेकंड कंपनी मान लो कि बीएसई कंपनी है, ओके, ये कंपनी है, वो लिस्टेड है मार्केट में, अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो क्या करते हैं, निफ्टी 50 का जो रिबैलेंसिंग होता है उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, निफ्टी 50 में 50 कंपनी है, उस 50 में एक विप्रो कंपनी वो जो कि अच्छा काम नहीं कर रही, तो निफ्टी 50 मतलब एनएससी वाले क्या कर सकते हैं कि इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मतलब कि विप्रो को वो हटा सकते हैं और बीएससी जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है उसको ये ऐड कर सकते हैं निफ्टी 50 में। तो ऐसा जो बोलते हैं इसको बोलते हैं रिबैलेंसिंग। तो ये किन कंपनी को रिमूव कर सकती है, किन कंपनी को ऐड कर सकती है, वो निफ्टी के नेक्स्ट 50 में होती है। मतलब कि अगर निफ्टी 50 में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है किसी कंपनी का, तो वो निफ्टी 50 में से निकाल सकती है, और उसका जगह कौन ले सकते हैं, जिसमें जो कि निफ्टी 50 में जो भी 50 कंपनी है उसमें से कोई भी एक कंपनी जो उनको अच्छा लगे वो यहाँ पर आ जा सकती है। तो इसीलिए निफ्टी 50 और यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 का आइकॉन है। उसके बाद निफ्टी 100 में टॉप 100 कंपनी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो ये तो रैंकिंग के हिसाब से हो गया, मतलब कि कौन सी कंपनी अच्छी कर रही है, कौन सी कंपनी खराब कर रही है, कौन सी कंपनी अभी और ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं, उसके हिसाब से हो गया। लेकिन अगर हमें देखना है कि बैंकिंग में कौन सी कंपनी है, या फिर फार्मा में कौन सी कंपनी है, ऑटो में कौन सी कंपनी है, आईटी में कौन सी कंपनी है, तो अब अगर मान लो कि यहाँ पर डिफेंस में कौन सी कंपनी है, मतलब कि कुछ किन सेक्टर में वो कंपनी काम कर सकती है, ओके। तो उसके हिसाब से भी यहाँ पर एक इंडाइसेस सेपरेट बना दिया है, मतलब कि ये सेक्टर के हिसाब से चलता है। जो कि बैंकिंग में सिर्फ बैंकिंग ही कंपनी आएगी, ऑटो में सिर्फ ऑटो की कंपनी आएगी, निफ्टी आईटी में सिर्फ निफ्टी आईटी की ही कंपनी आएगी। अगर यहाँ पर एक वर्ड है जो कि निफ्टी, मतलब ये सभी कंपनी एनएससी के साइड पर आपको दिखने की कोशिश होगी, ओके। उसके बाद यहाँ पर आते हैं ग्लोबल इंडाइसेस, मतलब यहाँ पर जैसा इंडियन मार्केट का इंडाइसेस है, निफ्टी है, सेंसेक्स है, वैसे ही अमेरिकन मार्केट हो, यूएस मार्केट हो, यूरोप मार्केट हो, रशिया का मार्केट हो, तो उनके जो रिप्रेजेंट करने वाले जो इंडेक्स है, इंडाइसेस है, ओके, तो उसके जो नेम है वहाँ पर है डाउ जोन्स, नैस्डैक 100 और गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी में क्या होता है हम यहाँ पर बात करेंगे। तो पहले आ जाते हैं, थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा एनएससी। एनएससी में हमें देखना है कि निफ्टी 50 में कौन सी कंपनी है, मुझे नेम मालूम नहीं है। अगर दिन में कैसे वहाँ पर देख सकता हो, तो एनएससी का जो साइट है गूगल पे, गूगल पर अगर आप गए और उसके बाद एनएससी का जो साइट है, एनएससी पर जस्ट क्लिक करने का है। उसके बाद मार्केट डेटा पे अगर आपने आया तो उसके बाद आता है यहाँ पर इंडाइसेस। इंडाइसेस के ऊपर हमने क्लिक करने की कोशिश की, उसके बाद आता है यहाँ पर निफ्टी 50, उसके बाद है उसके नीचे निफ्टी नेक्स्ट 50, बैंक निफ्टी, ऐसा ऐसा है। और अगर आपने नीचे स्क्रॉल किया तो आपको सब कुछ यहाँ पर सेक्टोरियल इंडाइसेस भी नज़र आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो इनमें से निफ्टी 100 में कौन सी कंपनी है मुझे मालूम नहीं है, तो यहाँ पर जस्ट एक क्लिक करने के बाद ये सेपरेट विंडो ओपन हो जाते हैं। उसके बाद एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस है, एलएनटी है, ओके। तो ये सारा कुछ कंपनी जो है वो वहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर निफ्टी 100, ये निफ्टी 100 है, तो टॉप की जो 100 कंपनीज है यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हो। और अगर आपको ग्लोबल मार्केट का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ पर मनी कंट्रोल पर आना है। मनी कंट्रोल को आने के बाद तो यहाँ पर है मनी कंट्रोल। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मार्केट का आइकॉन है, मार्केट के आइकॉन पर यहाँ पर ग्लोबल मार्केट है, ये को अगर हमने क्लिक किया ग्लोबल मार्केट को, देन ये ग्लोबल मार्केट सब कुछ आ जाता है। यहाँ पर यूएस मार्केट है, तो आपको डाउ जोन, एस&पी 500 और नैस्डैक, ये उनको उनके जो टॉप के जो एक्सचेंज है, ओके। तो यहाँ पर वो शो रहे हैं। अभी यहाँ पर चेंज है वो परसेंटेज में है, ओके। तो ये ग्रीन में है, तो शायद ये, अगर ये ग्रीन में है तो एक्सपेक्टेड ये है कि इसका जो क्लोजिंग है वो अच्छा हो गया, ग्रीन में हो गया, ठीक है। अगर ये रेड में है सब कुछ ऐसा कुछ, तो एक्सपेक्टेड है कि उसका जो क्लोजिंग है वो रेड में हो गया है। तो यहाँ पर यूएस मार्केट है, यूरोपियन मार्केट है, उसके नीचे एशियन मार्केट है। एशियन मार्केट में हमारा गिफ्ट निफ्टी है। अभी आपने बात की थी निफ्टी के बारे में, लेकिन ये गिफ्ट निफ्टी कहाँ से आ गया, तो चलो, तो उसके ऊपर जाने से पहले, ओके, हमें थोड़ा सा ये वाला सीन देखना है कि यहाँ पर हमने बात की थी एफआईएस के बारे में, ठीक है। तो एफआईएस का मतलब क्या होता है, जो फॉरेजन है, मतलब कि इंडिया के आउटसाइड में जो भी लोग हैं वो इंडिया में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
अगर उन्होंने कोई पोजीशन बाय की होगी, देन उसका जो मीनिंग है वो ग्रीन में जाता है। अगर उन्होंने कोई रेड सेल किया होगा तो उसका जो मीनिंग है वो रेड में नीचे आता है। मतलब कि सेलिंग की है तो एक्सपेक्टेड है कि नीचे आ सकता है, बाइंग की है तो एक्सपेक्टेड है कि बाइंग ऊपर जा सकती है। एफआईज ने क्या पोजीशन बनाई है, ओके, एफआईज ने मतलब कि क्या उस दिन क्या एफआईज ने बाइंग की है या फिर माल को ऐड किया है और वो जो स्टॉक है, ओके, उसको बेच दिया है, तो वो समझ में आता है बाइंग की है सेलिंग की है वो नंबर के ऊपर, ओके। तो ये एफआईज जो है ये एफआईज आउट ऑफ इंडिया के है, तो उसी के हिसाब से यूएस में जब भी नाइट होता है तो हमारे यहाँ डे होता है। अगर हमारे यहाँ डे होता है तो वहाँ पर नाइट होती है। तो जब भी हमारा मार्केट चालू रहता है तो उस चालू मार्केट में एफआईज जो बाहर के देश के जो लोग हैं तो 100% वो तो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते बिकॉज वहाँ पर तो नाइट है। तो इसके कंट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है कि अलग सा एक इंडेक्स है जो कि इंडिया का ही इंडेक्स है, मतलब गिफ्ट निफ्टी है, उसको बोलते हैं गिफ्ट निफ्टी। वो एक्टिवली परफॉर्मेंस करते हैं, मतलब कि हमारे जो निफ्टी है, हमारा जो निफ्टी 50 है, ओके, या फिर सेंसेक्स है, उसमें ही ट्रेडिंग होगा, लेकिन वो अलग एक्सचेंज पे होगा और उसका जो एक्सचेंज का नाम है उसका नाम है गिफ्ट निफ्टी। मतलब जो भी एफआईज ट्रेड करेंगे वो इधर ही ट्रेड करेंगे, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो किधर आ सकता है, वो निफ्टी पर आ सकता है, निफ्टी 50 पर आ सकता है और सेंसेक्स पर भी आ सकता है, ठीक है। मतलब एफआईज का जो ट्रेडिंग है वो गिफ्ट निफ्टी में होगा और इसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा निफ्टी के ऊपर, ओके। लेकिन गिफ्ट निफ्टी में डीआईज हो या रिटेलर हो वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते, उनके लिए वो अलाउ नहीं है। किनको अलाउ है? ओनली जो कि एफआईज है उनको ही ये अलाउ है, ठीक है। तो एफआईज ने उनकी पोजीशन क्या बनाई है, मार्केट को एफआईज ऊपर ऊपर खोलने ओपन करने वाले हैं या नीचे ओपन करने वाले हैं। मतलब एग्जैक्टली मार्केट, हमारा जो मार्केट है वो ऊपर ओपन हो सकता है या फिर नीचे ओपन हो सकता है। इसका एक टेंटेटिव प्रेडिक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ओके। तो गिफ्ट निफ्टी हमें ये बता रहा है अभी अभी के लिए कि ये 75 पॉइंट्स, इसको बोलते हैं हम पॉइंट, और ये जो परसेंटेज है मतलब -0.32% यहाँ से। अभी अगर हमने बात की तो आज का जिस दिन है वो संडे है और मंडे फ्राइडे का क्लोजिंग हमें देखने को मिल रहा है ये 75 ये क्लोजिंग है। और उसके हिसाब से हमें ये देखने को मिल रहा है कि माइनस में ओपनिंग हो सकती है मंडे के दिन। लेकिन एक चीज़ ध्यान में दीजिए कि सैटरडे और संडे को मार्केट छुट्टी रहती है, तो क्या होता है न्यूज़ फ्लो आ जाता है। मतलब किसी किसी कंट्री ने किसी अलग कंट्री को वॉर किया या फिर कौन सा भी पॉजिटिव न्यूज़ हो, कौन सा भी नेगेटिव न्यूज़ हो, वो न्यूज़ के हिसाब से मंडे के दिन को मार्केट ओपन हो जाता है। तो ये गिफ्ट निफ्टी आपको देखना है। ऑलमोस्ट जो भी मार्केट चालू होने वाला है, मान लो कि मंडे को मार्केट स्टार्ट होने वाला है, तो आप 7:30 के आसपास आप ये वाला जो सिनारियो आप देख सकते हो। अगर ये 7:30 को ऐसा ही नेगेटिव रहा तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो मार्केट है, ये एक्सपेक्टेशन है, 100% करेक्ट नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेशन है, 70% प्रोबेबिलिटी है कि हमारा जो मार्केट है वो नीचे ओपन हो सकता है। अगर ये अच्छा खासा ग्रीन में ओपन हो गया, देन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो मार्केट है ये पॉजिटिव साइड में ओपन हो सकता है। लेकिन ये कब देखना है, ये हमारा जो मार्केट स्टार्ट होता है 9 AM को, हमारा मार्केट स्टार्ट होता है 9 AM को, उसी दिन मॉर्निंग 7:30 के आसपास, ओके, आप ये गिफ्ट निफ्टी को देख सकते हैं। अगर ये गिफ्ट निफ्टी बोल रहा है कि हम ऐसा कैसा ग्रीन में ओपन हो सकते हैं, देन आप बोल सकते हो कि बड़ा गैप अप ओपन हो सकता है। अगर ये निगेटिव ओपन हो रहा है तो आप बोल सकते हो कि निगेटिव में ओपन हो सकता है, मतलब कि गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद लास्ट का अगर हमने बात की तो यहाँ पर है हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पर कंट्रोलिंग कौन कौन कर रहा है, तो यहाँ पर कंट्रोलिंग कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। उसके बाद है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद आता है डिपॉजिट पार्टिसिपेंट। आता है डिपॉजिट पार्टिसिपेंट का मतलब क्या होता है, मान लो कि मैं नया हूँ, ओके, तो मुझको स्टॉक बाय करना है और स्टॉक सेल करना है, तो मैं डायरेक्टली एनएससी या बीएससी में जाकर कर सकता हूँ क्या, तो आंसर है नो। तो यहाँ ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। आपके हिसाब से आपको क्या होता है, आपको एक ब्रोकर प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब वो ब्रोकर का काम रहता है कि जो भी स्टॉक है उसको आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, और ब्रोकर आगे जाके कस्टोडियन हो या फिर बाकी के पार्ट्स हो तो उसके उनमें से आपको जो शेयर है वो एक्सचेंज के
लेता है और आपको देता है, ओके। या फिर अगर आपने कोई स्टॉक सेल करना पड़ेगा, देन आप सेल रिक्वेस्ट डालते हो ब्रोकर को, और ब्रोकर क्या करता है, जो भी ब्रोकर मतलब कि ब्रोकर के अकाउंट में जो भी शो रहे हैं, जो भी शेयर्स है, वो सेल रिक्वेस्ट डालते हैं एक्सचेंज को, और ये एक्सचेंज में जाता है। तो ऐसा प्रोसेस होता है कि आप डायरेक्टली एनएससी और बीएसई से स्टॉक बाय एंड सेल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक ब्रोकर चाहिए, और अच्छा वाला जो भी ब्रोकर है, ओके। आप यहाँ पर वे अलग अलग ब्रोकर है, फुल टाइम ब्रोकर है, पार्ट टाइम ब्रोकर है, ओके। मतलब इनका काम तो सेम ही रहता है, लेकिन उसकी जो फ़ीस है, वो फ़ीस के हिसाब से वो ब्रोकर के नाम अलग अलग है। मतलब ज़ीरोधा हो या फिर धन हो, तो ये जो ब्रोकर है, ये पार्ट टाइम ब्रोकर है, और एंजल हो या फिर आपका एचडीएफसी, लाइक अलग अलग जो ब्रोकर है, आईसीआईसी सिक्योरिटी, ये फुल टाइम ब्रोकर है, वो कॉल टिप भी देते हैं। लेकिन ज़ीरोधा हो या धन हो, ये कॉल टिप नहीं देते, ठीक है। तो इसकी वजह से ज़ीरोधा हो या धन हो, यहाँ पर ब्रोकरेज आपको कम लगता है, जो कि डिलीवरी हो, ओके। अलग अलग ब्रोकर के अलग अलग चार्जेस से आगे जाके चेंज भी हो सकती है। लेकिन अभी के लिए जो भी धन है, ओके, धन का जो, अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके बाद आप आगे जाके वो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हो, ओके, बाय एंड सेल की। और धन में क्या है, टोटल आपको एएमसी अभी के लिए फ्री है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट एएमसी है, मतलब कि यहाँ पर आपको कौन से भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देने की ज़रूरत नहीं है। एमसी का मतलब सिंपल है कि आप उसका जो टर्मिनल यूज़ करते हो, उसके लिए आपको थोड़ा-सा फ़ीस पे करना पड़ता है। तो वो जो फ़ीस है वो अभी के लिए तो नहीं है, ज़ीरो है। लेकिन ज़ीरोधा हो या फिर अलग-अलग ब्रोकर के अलग-अलग चार्जेस अभी है। तो यहाँ पर एमसी आपको देना पड़ेगा, ओके। तो ऐसा कुछ है, अगर आपको चाहिए आपका अकाउंट अच्छे खासे ब्रोकर में हो, धन में चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको वहाँ से लिंक पर अगर आपने क्लिक किया, वहाँ से भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, ओके। तो अभी बात हुई कि हमें बाय एंड सेल कैसे करना है, मतलब कि हम किधर से बाय एंड सेल कर सकते हैं, तो ब्रोकर के हिसाब से हम ब्रोकर पर जाकर हम बाय एंड सेल करते हैं। लेकिन ब्रोकर में जो हमें स्टॉक दिखाई देते हैं, ओके, जो ब्रोकर में हमें स्टॉक दिखाई देते हैं, वो एक्चुअली ब्रोकर के पास नहीं होते, वो डिपॉजिट पार्टिसिपेंट के पास होते हैं, जो कि सेबी ने अलाउ किया है। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर वो कंट्रोलिंग करने का काम करते हैं। जो भी रूल हो, रेगुलेशन हो, तो उनको हैंडल करने का, उनको कंट्रोल करने का काम किनका होता है, सेबी का होता है। और सेबी के अप्रूवल के साथ ही नई कंपनी ऐड हो सकती है, रिमूव हो सकती है, सब कुछ सेबी के हिसाब से होता है। अगर ब्रोकर भी मार्केट में आना चाहता है तो उसके लिए भी परमिशन सेबी की चाहिए, ओके। तो स्ट्रिक्ट है सब कुछ। और डिपॉजिट पार्टिसिपेंट मतलब जो जो भी ब्रोकर के आप देख रहे हो अभी धन में, अगर आपका कौन सा भी होल्डिंग है, मतलब आपको स्टॉक है, ओके, तो धन में है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आगे जाके मान लो कि धन मतलब कि एक एक्सवाइजेड ब्रोकर है, वो चला गया तो क्या होगा, आपका स्टॉक गुम हो जाएगा क्या? नहीं। तो आपके जो भी शेयर्स है, जो कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया है, होल्डिंग किया है उसको, तो वो आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में सेफ है, ओके। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सीडीएसएल हो, एनएसडीएल हो, ये दोनों डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, ये गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन पर काम करते हैं, ओके। ऑलमोस्ट सेफ है। तो इसमें आपके सभी जो भी स्टॉक है वो होल्ड बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योर रहते हैं, ओके, डीमैट फॉर्म में। अभी अगर आप रिटेलर हो तो आपके जो भी स्टॉक है वो सीडीएसएल मतलब सिक्योर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, इसमें आपके स्टॉक सेफ रहते हैं। और आपको इन्फॉर्मेशन भी वहाँ से आ जाता है, मैसेज भी आ जाता है, ठीक है। और जो भी फॉरेजन के ब्रोकर है, या फिर जो भी फॉरेजन इन्वेस्टर है, या फिर जब ये बड़े इन्वेस्टर है ना, उनका जो भी होल्डिंग है वो एनएसडीएल के हिसाब से, एनएसडीएल के साइड पर रहते हैं, ओके। तो एनएसडीएल एंड सीडीएसएल ऐसे दो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। इनका काम यही है कि जो भी शेयर्स है वो सेफ एंड सिक्योर वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ बेसिक हमने अभी बात की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा सा एडवांस कि मार्केट में हम कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। और अभी तक का जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर आपको समझ में आया है, देन डेफिनेटली आप प्लीज़ लाइक कर सकते हो, उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है। और कमेंट भी कर सकते हो, ओके, आपको वीडियो कैसा लगा इस।
तो फ्रेंड अगर आपने ये प्लेलिस्ट देखी, अगर आपको ये प्लेलिस्ट अच्छी लगी है और आगे जाके आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए और यहाँ पर मैं स्पेसिफिक गाइड करता हूँ, 1 टू 1 मेंटोरिंग होती है। और अगर आपको मेंटोरिंग चाहिए मतलब कि आपको गाइडेंस चाहिए, ओके। कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी वीडियो देखने के बाद थोड़ा-सा मतलब वो जो गाइडेंस होता है, मेंटोरिंग होती है, वो नहीं मिलती। अगर आपको वो मेंटोरिंग चाहिए और साथ ही में एडवांस नॉलेज चाहिए, देन आप ये कोर्स भी के लिए भी एनरोल कर सकते हो। इसके लिए आपको ये व्हाट्सअप करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पर व्हाट्सअप करना पड़ेगा। इसमें आपको कौन से नई चीज़ें लर्निंग करने को मिलेगी, जैसे कि एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग, मतलब कि यहाँ पर हम ऑप्शन ट्रेडिंग में कौन से एडवांस स्ट्रैटेजीज़ हम यूज़ करते हैं, ओके। तो इसके बारे में हम इस कोर्स में बात करने वाले हैं। उसके साथ ही साथ फॉरेक्स में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कौन-सा टाइम फ्रेम या फिर वहाँ पर जो भी स्ट्रैटेजी हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, कैसे हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, मनी को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, वो भी चीज़ हम यहाँ पर इस कोर्स में देखने वाले हो। क्रिप्टो में भी कैसे हम यहाँ पर एडवांस में ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। उसके साथ अगर आपको सपोर्ट चाहिए, मेंटोरिंग चाहिए, 1 टू 1 गाइडेंस चाहिए, वो आपको मिलेगा, लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सारा कुछ प्रैक्टिकली आपको लर्निंग दी जाएँगी, ठीक है? अगर आपको चाहिए देन आप ये इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। कोर्स का जो मॉडल हो, कोर्स का जो मेथड है लर्निंग का, वो मराठी में भी है और हिंदी में भी है, ठीक है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए देन आप ये भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आपको फ्री में चाहिए, नो प्रॉब्लम, हमारा जो ये प्लेलिस्ट है जो हम कर स्टार्ट कर रहे हैं, इसको भी आप कंटिन्यू देख सकते हैं, कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखा, उसके बाद पेपर ट्रेड किया, उसके बाद प्रैक्टिस की, उसके बाद अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपको ट्रेडिंग में हेल्प हो रही है, देन आगे जाके अगर एडवांस में जाना है, तभी आप इसको एनरोल कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो, अभी भी बिगिनर हो, देन डेफिनेटली नो प्रॉब्लम, हमारी जो प्लेलिस्ट है, जो हम कर रहे हैं अभी, उसको आप देखो डेफिनेटली उसके लिए कोई मनी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है?